आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। परिसीमन वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता साफ, कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार किए तैनात, नई रिपोर्ट से पाक चीन को लगेगा 440 वोल्ट का झटका। अब बालन शाह के घर में ही बवाल, संसद में मुंह दिखाने तक नहीं आ पाए। ईरानी सेना ने कहा वो इजराइल पर हमले रोक रही है, लेकिन साथ ही दी एक चेतावनी। इजरायली हमलों में मारे गए ईरान की वायु रक्षा इकाई के 2 सदस्य। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का उड़ता टैंक अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश। पीओके में पाकिस्तान का जुल्म सितम, प्रदर्शनकारियों पर कहर। गोल्ड सिल्वर के रेट्स में उछाल, चांदी आज फिर 2,45,000 के पार। मोहम्मद सिराज T20 सीरीज से बाहर, बीसीसीआई ने अचानक से लिया फैसला। और वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका में किया निराश। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों पर बगावत के बाद बड़ी भविष्यवाणी की है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद बीजेपी और नरेंद्र मोदी के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। बीजेपी अब अपने बचे हुए एजेंडे परिसीमन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद में पारित करा लेगी। उन्होंने कहा कि 2011 में सत्ता में आने के बाद टीएमसी ने बंगाल के विकास का तर्क देते हुए पंचायत स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया था। अब बीजेपी बंगाल में जीत के बाद देश के विकास के नाम पर टीएमसी के टुकड़े टुकड़े कर रही है। दुनिया में हथियारों पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था SIPRI की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने कम से कम 12 परमाणु हथियार ऑपरेशनल यानी तैयार स्थिति में तैनात कर दिए हैं। इसका मतलब भारतीय युद्धपोत, पनडुब्बी या अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म पर कुछ परमाणु हथियार हमेशा इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखे गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन और पाकिस्तान से संभावित खतरे को देखते हुए भारत ने यह कदम उठाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ परमाणु हमला करने की कोशिश करता है तो भारत तुरंत जवाबी परमाणु कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। यह दावा भारत की पुरानी परमाणु व्यवस्था से अलग बताया गया है। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी परमाणु तैयारी में बड़ा बदलाव किया है और कम से कम 12 परमाणु वॉरहेड तैनात किए हैं। पहले माना जाता था कि भारत अपने परमाणु वॉरहेड और उन्हें ले जाने वाले सिस्टम जैसे मिसाइलों को अलग अलग रखता है, लेकिन इस बार रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने कुछ परमाणु वॉरहेड को उनके डिलीवरी सिस्टम के साथ छोड़ दिया है या उन्हें ऐसे सैन्य ठिकानों पर रखा है जहां वे तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार है। जब नेपाल की संसद पुरानी जगह से सिंह दरबार के नए भवन में शिफ्ट हुई तो आम लोगों में बड़ी उम्मीद जागी थी कि अब कार्यपालिका और विधायिका के बीच दूरी खत्म हो जाएगी और काम आसानी से चलेगा। प्रधानमंत्री का कार्यालय और संसद भवन सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर है, लेकिन ये छोटी सी दूरी ही बालन शाह के लिए लंबी और मुश्किल यात्रा बन गई है। प्रधानमंत्री बालन शाह, जो स्थानीय राजनीति में प्रयोगवादी और आक्रामक फैसलों के लिए जाने जाते थे, अब अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह बन रहे हैं उनके उल्टे सीधे बयान, जो नेपाल के पारंपरिक दोस्त भारत को उससे दूर करने वाले हैं। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांड के सेंट्रल हेडक्वार्टर खतम अल अंबिया ने घोषणा की है कि इजराइल के हालिया हमले अब खत्म हो चुके हैं। इसके साथ ही उसने चेतावनी भी दी है कि अगर दक्षिणी लेबनान के साथ साथ उस पर इजराइल के हमले जारी रहे तो ईरान पहले से ज्यादा गंभीर और शक्तिशाली जवाब देगा। इस घोषणा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान और इजराइल तुरंत प्रभाव से युद्ध विराम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह आशंका भी जाहिर की थी कि किसी भी
लापरवाही से बातचीत बीच में रुक सकती है। रविवार को लेबनान के बेरूत में इजरायल के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने सैन्य अभियान की घोषणा की थी, जिसके बाद रविवार की बीती रात और सोमवार की सुबह इजरायल और ईरान के बीच हवाई हमले हुए थे। ईरान की सरकारी टीवी ने बताया है कि सोमवार को इजरायली हमलों में तेहरान की वायु रक्षा इकाई के कम से कम 2 सदस्य मारे गए हैं। ईरानी मीडिया ने मंगलवार को बताया कि एक दिन पहले देश को हिला देने वाले इजरायली हमलों में वायु रक्षा इकाई के कम से कम 2 सदस्य मारे गए। एबी की रिपोर्ट में पहली बार ईरान ने हमलों में हुई मौतों को स्वीकार किया है, जिसने पश्चिम एशिया में तनाव पैदा कर दिया है। ईरान से छिड़ी इजरायल अमेरिका की जंग के बीच तनावपूर्ण युद्ध विराम के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा झटका है। ईरानी सरकारी टीवी ने मृतकों की पहचान बहमन हुसैनी और अली रजा अबीरी के रूप में की है, लेकिन उनके पद का जिक्र नहीं किया गया। टीवी ने बताया है कि उन्हें तेहरान के बाहर किसी शहर में दफनाया जाएगा, जिससे संकेत मिलता है कि उनकी तैनाती राजधानी के पास हुई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर गनशिप क्रैश कर गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद इसके दोनों क्रू को बचा लिया गया है। यह हादसा कल उस वक्त हुआ जब इजरायल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे थे। घटना की जानकारी रखने वाले 2 लोगों के हवाले से यह खबर दी गई है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि अपाचे को ईरानी हमले में मार गिराया गया है या उसमें कोई तकनीकी खराबी आई या कोई और समस्या हुई। यह घटना सोमवार को हुई जब पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ गया था और इजरायल और ईरान ने एक दूसरे पर सैन्य हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपाचे हेलीकॉप्टर गनशिप के बारे में खबरों की पुष्टि करते हुए कहा कि जलडमरू मध्य के पास गनशिप के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी पायलट सुरक्षित है। उन्होंने कहा, पायलट सुरक्षित है। हम कल एक रिपोर्ट जारी करेंगे, लेकिन पायलट सुरक्षित है। आपको बता दें कि अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ता टैंक कहा जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। रावलाकोट में सोमवार को हुई फायरिंग की घटना में 110 से ज्यादा नागरिकों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 300 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसके चलते मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। आज भी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की ओर से प्रदर्शन की अपील की गई थी। खबरें मिली है कि कोटली में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज में 11 नागरिकों की मौत हो गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के समर्थक रावलाकोट की मस्जिदों से लगातार ऐलान कर रहे हैं कि कश्मीर पर विदेशी ताकतों ने हमला किया है और लोगों से बड़ी संख्या में बाहर निकलकर मुकाबला करने की अपील की जा रही है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक रावलाकोट में सोमवार को हुए बवाल में 3 पुलिसकर्मी को पंजाब रेंजर्स ने कथित तौर पर गोली मार दी। इसमें एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि इन पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर फायरिंग रोकने की कोशिश की थी। भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज फिर 22 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,40,000 रुपए के पार पहुंच गई है, जबकि चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी के साथ 2,45,000 रुपए किलो के पार है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट पर 9 जून 2026 की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट वाले सोने का रेट 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है। 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत आज सुबह बढ़कर 2,45,607 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो बीते कारोबारी दिन शाम के समय 2,44,300 रुपए प्रति किलो थी। ऐसे में चांदी के भाव में 2300 से अधिक का उछाल दर्ज किया गया है। ऐसे में चांदी के भाव में 1300 से अधिक का उछाल दर्ज किया गया है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी T20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को दोनों T20 सीरीज के स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। सीनियर चयन समिति ने सिराज की जगह लंबे समय बाद वापसी कर रहे तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया है। इस फैसले ने फैंस को काफी ज्यादा हैरान कर दिया है। बीसीसीआई द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक सिराज किसी चोट के कारण बाहर नहीं हुए हैं, बल्कि आगामी लंबे
और व्यस्त इंटरनेशनल सीजन को देखते हुए उन्हें आराम दिया गया है। बोर्ड ने बताया है कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम और टीम मैनेजमेंट के बीच हुई विस्तृत चर्चा के बाद मोहम्मद सिराज को उनके वर्कलोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत आराम की सलाह दी गई है। यह फैसला एक एहतियाती कदम के रूप में लिया गया है ताकि आगामी व्यस्त सीजन से पहले वे पूरी तरह रिकवर और तरोताजा हो सके। भारत ए और श्रीलंका के बीच दाम्बुला में खेले जा रहे त्रिकोणीय वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। शानदार फॉर्म में चल रहे वैभव से भारतीय फैंस को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी पारी सिर्फ 14 रन पर सिमट गई। भारत ए की पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत में कुछ आकर्षक शॉट लगाए और 12 गेंदों में 14 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके निकले। हालांकि वह अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। वैभव का विकेट श्रीलंका ए के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लिया। पारी के चौथे ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने उन्हें फुल लेंथ गेंद डाली। गेंद बल्ले पर तो अच्छी तरह आई, लेकिन वैभव उसे हवा में उठाने में सफल नहीं हो सके। उन्होंने क्रीज में रहकर सीधा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे मिड ऑफ फील्डर के हाथों में चली गई।